मेरे हाथ में एक ताम्रपत्र है। ये ताम्रपत्र कहानी बताता है भारत में भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले एक वीर सपूत के योगदान की। ये कहानी है और उसमें लिखा है, स्वतंत्रता के 25वें वर्ष में स्वतंत्रता संग्राम में स्मरणीय योगदान देने वाले मेरठ के गोवर्धन सिंह को ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने भेंट किया था उनके अतुलनीय योगदान के लिए। जिस व्यक्ति के घर ने जिस व्यक्ति ने इस देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अब इस ताम्रपत्र का एक दूसरा पहलू हम आपको बताने जा रहे हैं, एक दुखद पहलू। इस परिवार के एक पीढ़ी पर, यानी कि तीसरी पीढ़ी पर आरोप लगा है देशद्रोह का। अब ये कितना सच है ये तो एटीएस बताएगी, लेकिन जो कहानी जानकारी में आ रही है, पता चल रही है, उस लड़के पर जिस पर देशद्रोह का आरोप लगा है, उनके परिवार वालों के द्वारा, उनकी माँ के द्वारा, उनके पिता के द्वारा, कि ये केस फर्जी है, ऐसा इस परिवार के लोगों का कहना है। तो ये एक तरफ से भारत की आज़ादी में महती भूमिका निभाने वाले गोवर्धन सिंह और उनके पौत्र की कहानी है तुषार चौधरी की। हम जानते हैं उन्हीं के परिवार वालों के ज़रिए, जहां गोवर्धन सिंह के बेटे शैलेंद्र इस समय हमारे साथ हैं, उनकी पत्नी रितु चौधरी हमारे साथ हैं, और गोवर्धन सिंह के पौत्र यानी कि शैलेंद्र सिंह के बेटे तुषार चौधरी, जिनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाकर फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है एटीएस के द्वारा। शैलेंद्र जी, कहानी अभी आपसे बात हो रही थी तो शुरू हुई थी नबी पर, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी से लेकर। अब मैं ये बात कह रहा हूँ, हमारे दर्शकों को जरा साफ साफ बताएं कि देशद्रोह से, पैगंबर मोहम्मद की टिप्पणी से और तुषार चौधरी से क्या लेना देना है? ये अक्टूबर 2025 में तुषार का किसी इंस्टाग्राम पे फरदीन नाम के लड़के से संपर्क हुआ। मेरठ का ही लड़का था फरदीन। फरदीन ने हमारे हिंदू देवी देवताओं को, श्री राम को गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी कि तुम्हारे तो बेकार लोग हैं, भगवान बेकार हैं, गंदी गंदी गालियाँ दी। अब हिंदू परिवार का बच्चा हिंदू रीति रिवाजों से रहा, धार्मिक संस्कारों में, उसको उस चीज़ पे अग्रेसन आया, गुस्सा आया। उसने उनके मोहम्मद और नबी को गंदी गंदी गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ खूब सारी दे दी और धमकी भी दे दी कि ये मेरा एड्रेस है, जो करना है कर लो आके। अच्छा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर दिया? अच्छा, फिर क्या हुआ? अपना एड्रेस भी दे दिया कि जो करना है कर लो आके। उसके बाद उन्होंने फरदीन भारतीय किसान यूनियन का अपने को नेता बताता है और AIM के कुछ आज़ाद पार्टी के कुछ नेता, मुस्लिम धर्मगुरु ब्रह्मपुरी थाने का घेराव किया। वहाँ पुलिस पर प्रेशर बनाया तो पुलिस को मजबूरन तुषार के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करना पड़ा कि धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए तुषार को जेल भेज दिया गया। कोई सबूत है आपके पास? क्या है? उसके ये पेपर हैं। ये क्या है? अच्छा, ये FIR की कॉपी है। और ये सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश है जिसमें जेल भेजा? ये सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश है जी। ठीक है जी, ये सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश है। मैं राहुल को एक बार दिखाएंगे। सिटी मजिस्ट्रेट का 1 अक्टूबर हाँ जी 2025 का 2025 का जेल भेज दिया गया था तुषार को, आपके बेटे को। जी 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 जी। उसके बाद तुषार की जमानत कराई। तुषार को मैंने समझाया, मैं कहा बेटा तुम्हें ये छोड़ेंगे नहीं, तुमने इनके धर्मगुरु को गाली दी है, इनके नबी को गाली दी है, तुम्हें ये जान से मार देंगे, तुम अपना इनसे बच कर रहना, दूर रहना। नहीं, अभी आप बता रहे थे कि फरदीन ने समझौते की भी पेशकश की कि लाओ मिल के समझौता कर। उसके करीब 1 महीना बाद नवंबर के महीने में तुषार ने मुझे बताया कि पापा फरदीन कह रहा है कि मैं समझौता करना चाह रहा, तुम्हारे केस में समझौता कर लूँगा। मैंने कभी बुला लो, समझौता करना चाह रहा है। बोला पापा आपसे नहीं मिलेगा, वो कह रहा है मैं कर लूँगा समझौता। तो बच्चा ये बचपन से ही कंडक्ट डिसऑर्डर का पेशेंट था, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था इस बच्चे को। अच्छा, कंडक्ट डिसऑर्डर, ये तो बड़ी बात आप बता रहे हैं। इसका ट्रीटमेंट चला लंबे समय से, इसके ये डॉक्यूमेंट्स है। ये भर्ती भी रहा है अस्पताल में अलग अलग टाइम पे। 5-6 साल लगातार इसका इलाज चला है। ये वर्ल्ड ब्रेन सेंटर में चला है जनकपुरी में। हाँ, 2 बार भर्ती रहा 15-15 दिन। और डॉक्टर कौन थे जो इलाज कर रहे थे? नीलेश तिवारी, डॉक्टर नीलेश तिवारी, जो साइकेट्रिस्ट हैं। जी 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 जी। तो इसमें ये कंडक्ट डिसऑर्डर, आपका बेटा तुषार चौधरी कितने साल का है? ये अभी 20 साल का हुआ है। और किस उम्र से इसको कंडक्ट डिसऑर्डर है? ये 13 साल की उम्र से इसका इलाज चल रहा है। ये कंडक्ट डिसऑर्डर में जरा दर्शकों को बताइए होता क्या है, क्या एग्रेसिव बिहेवियर होता है? इसमें कई सारे सिम्टम्स है, आप गूगल पे सर्च करोगे। उसमें किसी के बहकावे में आना, भड़काना, गलत चीज़ें करना,
बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो मैं आपको ढंग से नहीं बता पाऊंगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एब्यूजिव लैंग्वेज वगैरह यूज करना। अब ये आपको थोड़ी हैरानी हो रही होगी कि कहाँ ताम्रपत्र, कहाँ इनके बेटे पर देशद्रोह का आरोप, फिर कहाँ नबी पर टिप्पणी, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी, उसका जेल जाना, फिर कंडक्ट डिसऑर्डर। ये बताना इस केस में इसलिए ज़रूरी है कि जब तुषार 13 साल का था तब से वो कंडक्ट डिसऑर्डर यानी कि मेंटली डिस्टर्ब हो जाना और किसी की बात पर अचानक एग्रेसिव हो जाना, दांत काट लेना, पीट देना, मार देना, कोई चीज़ चला के फेंक देना, ऐसे बच्चे इस तरह की साइकोलॉजिकल एक डिसऑर्डर्स के शिकार हो जाते हैं और साइकेट्रिस्ट इसको इलाज करता है जिसमें कई दवाएं ऐसी होती है जिसमें सुन्न कर दिया जाता है, घंटों तक सोते रहते हैं मरीज। अब इस केस से ये बात कैसे ज़रूरी है इस पर आते हैं। अब उसका फ़ायदा नबी पर टिप्पणी और उसके बाद तुषार का विरोध जो हुआ इस पूरे मेरठ जनपद में, जिस ढंग से एक समुदाय विशेष के लोगों ने उसे टारगेट किया, कैसे किया, उसमें फिजा नाम की एक कैरेक्टर कैसे आई, अब ये एक बहुत ही दिलचस्प घटना। मैं ऋतु जी से बहुत दुखी हैं, नेचुरली बेटा जेल में है इस समय, वो भी देशद्रोह का आरोप लगा है। ऋतु जी, ये मेंटली डिस्टर्ब था बच्चा, ये फिजा कैसे इसके जिंदगी में आ गई 2 साल पहले? सर ये फिजा की फोटो है और ये फिजा है और फिजा एक बार दिखाइए, ये फिजा है। हाँ जी, ये फिजा है। और तुषार ने मुझे ये बताया था कि इस इंस्टाग्राम पे इसने से मेरी दोस्ती हुई थी और इसने उसको कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और तुषार ने मुझे ये बताया था कि मम्मी इसका तलाकशुदा है ये और इसके 2 बच्चे हैं। और तुषार कह रहा था, मुझसे कह रही है कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो उसने कहा तुषार ने कि मेरी मम्मी एग्री नहीं होगी क्योंकि मेरी मम्मी बिल्कुल वो है मुसलमानों के अगेंस्ट है और मेरी मम्मी एग्री नहीं होगी। तो उसने ये कहा था कि तुम्हारी मम्मी एग्री नहीं होगी तो मैं तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा को रास्ते से हटा दूंगी, तुम उस चीज़ की चिंता मत करो। उसके बाद फिजा ने पता नहीं इसकी दोस्ती कराई समीर से कराई। समीर से कांटेक्ट में आया इंस्टाग्राम के थ्रू, इन लोगों के आपस में इंस्टाग्राम के थ्रू ही दोस्ती हुई थी। ये पर्सनली तुषार कभी फिजा से नहीं मिला। अच्छा, ये नबी वाले टिप्पणी के बाद की घटना है? हाँ जी, ये 6 महीने पहले अक्टूबर 19 या 20 तारीख, पता नहीं डेट मुझे कंफर्म नहीं है, बट अक्टूबर में ये हुआ था नबी वाला केस। किसी ने हमारे प्रभु श्री राम जी को गालियाँ दी थी सोशल मीडिया। वो तो शरण जी ने बता दिया। तो जी, उसके बाद ये सब जेल, ये सब फिजा वीजा फिजा से कब से उसके बाद आया? हाँ जी, उसके बाद फिजा से इसका इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई, उसके बाद इसकी समीर से दोस्ती हुई, फिर आपस में इनकी जो भी इंस्टाग्राम पे बातचीत हुई होगी वो पता नहीं, बट पर्सनली तुषार कभी फिजा से नहीं मिला। नहीं, मतलब व्यक्तिगत तौर पे कभी नहीं मिला, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कभी नहीं मिला। पर्सनली तुषार कभी नहीं मिला, वो मिलने ही नहीं आती थी तुषार से, खाली वो फोन पे ही इंस्टाग्राम पे ही बात करती थी। कहती क्या थी कि मुसलमान बन जाओ? हाँ, वो ये कहती थी मुसलमान बन जाओ नहीं कहती थी, वो ये कह रही थी मुझे आपसे शादी करनी है। शादी करनी है तो उसने मना कर दिया, नहीं मैं शादी नहीं कर सकता, मेरी मम्मी अगेंस्ट है। तो उसने मना कर दिया और वो तलाकशुदा और 2 बच्चों की माँ थी, लड़की तो थी नहीं कोई वो कि तुषार उससे शादी करता। और फिर उन्होंने पता नहीं क्या जाल बिछाया तुषार को, वो जो 6 महीने पहले केस हुआ तुषार को उसमें फंसाया इन लोगों ने मिलके सब ने, और ये सब लोग ने फंसा के, और एटीएस ने सिर्फ तुषार को उठाया। जो एटीएस के वो थे ऑफिसर थे अमित भाटी, वो आए और वो उनके साथ 2 बंदे और थे, वो आके तीनों जन तुषार को उठा के ले गए। और इस जो भी इस जांच में जो भी अधिकारी है, हमें नहीं मालूम एटीएस ने क्या बोला, क्या किया, क्या कैसे किया, मगर जो भी अधिकारी है इसमें, जो आईओ है जो है, वो सारे मुसलमान हैं। जो ज़हीर खान है और एक है वो इंस्पेक्टर है जो है, वो सारे ही जो भी 2-3 के हैं वो सारे मुसलमान हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये जो मुसलमान है जब ये सही तरीके से कोई जांच करेंगे। ये तो चलिए एटीएस की बात एटीएस जाने। शरण जी ये कह रही हैं कि जो फिजा है उससे संपर्क में आया, फिर इसके बाद ये थोड़ा ड्यूबियस हो गया। अच्छा, फोन वगैरह भी नहीं दिखाता था इनको, ऐसा क्यों? नहीं, फ़ोन तो किसी को भी नहीं दिखाता था, कहता पापा प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ़ोन किसी को नहीं दिखाता था, वैसे पर्सनली बता देता था। अच्छा, आपको भी दांत वांत काटने के लिए कभी दौड़ा या कुछ? आपसे मुझे भी कई बार काटा उसने। अच्छा, मुझे भी काटा कई बार, अगर मैं उसकी किसी बात का विरोध करता था तो मुझे भी काट लेता था। अच्छा, हाँ। तो अच्छा, ये आईओ कौन कौन है एटीएस की जो जांच कर रहे हैं? इसमें आईओ है डीएसपी ज़हीर खान, इंस्पेक्टर तारिक और एसआई अरमान खान।
जहीर खान, तारिक और अरमान खान, ये 3 अधिकारी हैं, जांच करा रहे हैं। तो ये हाँ जी, आप तुषार सर ऐसा मतलब कंडक्ट डिसऑर्डर का पेशेंट था, उसको खुद ही नहीं पता लगता था वो क्या बोलता है और क्या करता है। उसने कितने बार मेरे को अभी भी निशान है, उसने 2 बार मुझे चिमटों से जला दिया था। उसे यही नहीं पता लगता था मैं करता क्या हूँ। और अच्छा, दूसरी बात आप मुझे भी कैंसर आप भी डिटेक्ट हुआ हाँ है जी, बताया? मैं कैंसर पेशेंट हूँ। मुझे 2 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ है और मैं बस इतनी मांग है मेरी, जो भी मोदी जी है, योगी जी है, जो भी है नेता है हमारे, उनसे सिर्फ इतनी मांग है कि मैं मरने से पहले तुषार को अपने आगे देखना चाहती हूँ। तो अभी एटीएस कुछ कह रही है, देखिए मेरे तुषार ने कुछ नहीं किया, मेरे तुषार को फंसाया गया है। वो बेफालतू की सजा काट रहा है जेल में। उसने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उसने, कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने। सर वो एक तरह से मानसिक रोगी है, उसको फंसा के किसी को क्या मिलेगा। तो नहीं, आपने एटीएस से कहा कि उसका एक बार मानसिक इलाज या जांच कराई जाए, क्यों भी आपके पास तो सारे सबूत हैं। सर एटीएस को हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि एटीएस हमसे बात ही नहीं करना चाहती इस रिगार्डिंग। वो हमसे मिल नहीं रहे, हमसे बात नहीं कर रहे, तो हम क्या बोले उनको। एक बार वो फिजा वाला वीडियो जो आप दिखा रही थी, उसमें मैं एक बार और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जैसा कि ये दावा कर रहा है परिवार, और ये मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं कंडक्ट डिसऑर्डर की, तमाम बिहेवियरल जो है प्रॉब्लम्स जो होती हैं इस तरह के मरीजों में, वो सब दिखा रहा है। लेकिन उसमें ये लड़की थी और इसने ये वीडियो कौन कौन से भेजती थी, कैसे इमोशनल, क्योंकि ऐसे बच्चों को सिंपैथी की बहुत ज़रूरत होती है। इमोशनल एक जो गैप होता है उसको फिल करने वाले लोगों को ये पसंद करते हैं। अब एक और कहानी है, माता जो है इनकी रितु चौधरी, ये नौकरी करती थी, बेटा परिवार के साथ रहता था, जिसका फ़ायदा, उस कमी का फ़ायदा भी इस लड़की ने उठाया। कैसे इमोशनल ये वीडियोस भेजे जाते थे, ये मैं कहूँगा राहुल दिखाएं एक बार। और इसी तरह से ये लड़की है भी या नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी जवान के साथ संपर्क की कहानी कही गई है, कहा गया है, और हनी ट्रैप में था या क्या नहीं था, ये तो आपने एटीएस को ये बात बताई कि वो मेंटली। हाँ जी, मैंने बताया एटीएस को, बल्कि इवन उन्होंने मुझे खुद बताया, उन्होंने खुद जजमेंट कर लिया था कि ये बच्चा मेंटली डिसऑर्डर है क्या। अमित भाटी ने मुझसे खुद पूछा, मैं कहा हाँ जी ये मेंटली डिसऑर्डर है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम पूछताछ करके बाद इसको छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद तो उन्होंने उसको नहीं, आपने कहा नहीं कि किसी डॉक्टर के सामने, ऐसे मरीज की तो पूछताछ किसी डॉक्टर के सामने होनी चाहिए नियम के मुताबिक। मैंने कहा सब बातें, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो अभी एटीएस क्या कह रही है, अभी क्या कोर्ट में फाइल हो गया है कि चार्जशीट दाखिल हो गई है? कोर्ट में भी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, चार्जशीट दाखिल होने में कोर्ट में टाइम है। अब चार्जशीट दाखिल होगी तो उसके बाद देखते हैं। तो शलीन जी, अभी जो आप ये बात कह रहे थे, आपको ये लगता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको लगता है कि सब फेवर में हैं, सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो क्या हम इस पूरी घटनाक्रम को, अक्टूबर में जो 1 तारीख को घटना घटी थी, नबी पे जो टिप्पणी हुई थी, नबी पे या पैगंबर मोहम्मद पे, तो उस पर टिप्पणी हुई थी, उससे जोड़ सकते हैं? उसी से जुड़ा हुआ है सर, ये उसी से ही जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इन्होंने इसको ट्रैप किया है। उसमें एक राहत नाम का लड़का भी है जो जिम चलाता था, जिसके जिम में जाता था, उसने तुषार को धर्म परिवर्तन की बात भी करी एक बार के धर्म परिवर्तन करा दो। बिल्कुल, आपने, मैं इसी पे आने वाला था। आपने कहा सांकेतिक खतना हुआ था तुषार का, आपने ये बात क्या आपसे एटीएस वालों ने पूछी थी या आपने बताई थी या किसने बताई थी? ये पूरी घटना बताइए हमारे दर्शकों को। मैंने तो अखबार जब पढ़ा, अखबार में बताया कि खतना हो रखा है, इस्लाम धर्म अपना रखा है, तब मैंने एटीएस से ये बात पूछी थी। मैं कहा भैया इसने खतना कहाँ कराया, कोई उसका मेडिकल रिपोर्ट है, कोई टेस्ट है? तो उन्होंने कहा जी हमने जो हमारे गवर्नमेंट के डॉक्टर है उनको दिखाया था, तो उन्होंने कहा कोई खतना नहीं हो रखा है। बोला फिर हमने मौलवी से पूछा था कि मौलवी ने कहा कि सिंबॉलिक खतना हो रखा है। अब ये सिंबॉलिक खतना क्या होता है हमको मालूम नहीं। तो कुल मिला के ये भी कह सकते हैं कि वो जो पूरा, जब नबी की टिप्पणी हुई थी पैगंबर की पर, इसने तुषार ने टिप्पणी की थी, उसके बाद से कोई रैकेट लगा था जो इसको धर्म परिवर्तन करा के इसको फंसाना चाह रहा था। हाँ जी, उसमें राहत और आपका ये फरदीन, समीर, फिजा और भी कई नाम ये तुषार लेता था। मुझे कोई फैजल नाम था, एक अशरफ नाम था, उन लोगों के भी नाम 1-2 बार बताया इसने। तो आपने इस बारे में पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की?
मैंने तो इसको समझाया तुषार को ही, मैं कहा तुम उनके चक्कर में मत पड़, जो तेरा केस होगा हम देख लेंगे, नबी का केस जो भी है वो कोर्ट चला, कोर्ट डिसाइड करेगा, तुम उनके चक्कर में मत पड़ो फैसले के। तो मुझे अंदाजा नहीं था कि ये मैटर यहाँ तक पहुँच सकता है। रितु जी, आपने भी समझाया था कि फिजा से दूर रहो, फिर आपने जानने की कोशिश की कि वो फिजा से संपर्क में था कि नहीं था? हाँ सर, मैंने उससे पूछा था, बट उसने कहा कि नहीं, अब मम्मा मेरे से फिजा बात नहीं करती, मैंने फिजा को ब्लॉक मार दिया। अच्छा। हाँ। और फिर वो समीर के चक्कर में पड़ गया। हाँ, फिर वो समीर के चक्कर में पड़ा। फिर एक दिन मैंने उसको समीर के उसमें देखा, समीर से बात, मतलब वो किसी से ऐसे इंस्टाग्राम पे वो चैट कर रहा था, तो मैंने बोला बेटा तुम किससे बात कर रहे हो? तो बोला मम्मी ये मेरा दोस्त है समीर। मुझे ये डाउट था कहाँ फिर से फिजा से नहीं, तो मैंने देखा तो समीर कोई लड़के की वो दिखा रहा था उस पर आईडी, और वो उसी से बात कर रहा था। तो नॉर्मल हाय हेलो वाली चैट्स थी उसकी, और ज़्यादा वैसा कुछ नहीं था। तो मतलब कौन था? कभी इन लोगों से जितने किरदार हैं आप बता रही हैं, समीर हो, फिजा हो, फरदीन हो, फरदीन तो आप इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं, बाकी राहत वगैरह, इनसे कभी व्यक्तिगत तौर पे नहीं मिला? नहीं, पर्सनली तुषार कभी किसी से नहीं मिला। राहत तो जिम ट्रेनर था। हाँ, जिम ट्रेनर था। ये कहाँ ट्रेनिंग देता? ये प्यारलाल शर्मा हॉस्पिटल के पास का जिम था, वहीं ट्रेनिंग देता था, और ये सप्लीमेंट भी बेचता था, और ये इलीगल सप्लीमेंट बेचता था, जिनको वो क्या बोलते हैं आप अपना एस्ट्रॉइड भी बेचता था ये। अच्छा, तो एस्ट्रॉइड भी बेचता था इस? हाँ जी, हाँ जी। एक बार एस्ट्रॉइड मिला मुझे इससे तुषार के पास से, इसने बताया कि उसने शहजाद भट्टी से भी कुछ बताया? शहजाद भट्टी से ही इन्होंने ही इसको शहजाद भट्टी से जोड़ा है। राहत ने? राहत, फरदीन, समीर, फिजा, इन्हीं लोगों ने इसको शहजाद भट्टी से जोड़ा है। इन्होंने उसका कम्युनिकेशन उससे करवाया है, इसको फैसला कराने के नाम पे, दबाव डालने के नाम पे कि भाई तेरा समझौता करा देंगे इस केस से, और तू हमारे लिए थोड़ा बहुत काम है, किसी को धमकी उमकी देनी है वो कर दे। तो ऐसे करके इसको ब्रेन वॉश किया है। अच्छा, इसमें ये जिम जाता था जब? तो जी जी जी। और सर जितनी भी ये सारी कहानी चली है, जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें पता लगी है, जो ATS वाले बोल रहे हैं, ये सब कहानी बिल्कुल झूठी है। खाली तुषार को जो पहले 6 महीने पहले जो भी उसने गाली दी थी मोहम्मद को, जिनको भी, तो उस चीज़ में इन सब ने मिल के तुषार को ट्रैप करके, तुषार की मानसिक स्थिति का फ़ायदा उठा के तुषार को फंसाया है। ये बहुत ही कहानी खतरनाक है और किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है, लेकिन है रुपहले पर्दे की नहीं, ज़मीन की हकीकत। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बारीकियां हैं, तार हैं, और ये तार का जंजाल ऐसा उलझा हुआ है कि इसको खोलने का काम सुरक्षा एजेंसियों का ही है। वो भी कहीं ट्रैप में ना आ जाएं, इसका भी डर है, क्योंकि जो ये कह रहे हैं इनकी कमी तो है ही, इनकी लापरवाही ये है कि बच्चा घर में रहता था, ये नौकरी पे जाते थे, ये नौकरी पे जाती थी, इनकी मदर भी नौकरी करती थी, और जो कंडक्ट डिसऑर्डर है, एक बीमारी का शिकार था जो कि बहुत खतरनाक होती है, कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। उसके ऊपर से उसने टिप्पणी कर दी पैगंबर मोहम्मद पर, जिसमें जेल भी गया तुषार चौधरी थोड़ी दिन के लिए, फिर छूटा, और उसके बाद अगर घर वालों की माने तो पूरी कहानी, पूरी रचना, पूरा जाल, पूरी साजिश, पूरा षड्यंत्र रचा गया और उसका शिकार हो गया तुषार चौधरी, ऐसा ये परिवार कह रहा है। और जो कई किरदार हैं जिनसे वो कभी मिला नहीं, एक राहत जिम ट्रेनर के अलावा, उन लोगों ने और फरदीन ने इस पर किस तरह का दबाव बनाया, कैसे दबाव बनाया, कैसे कॉल रिकॉर्ड्स मिले, ये तो ATS जाने, ATS का काम जाने। लेकिन जी न्यूज़ के ऊपर, जी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर जो ये कहानी कही जा रही है बेहद खतरनाक है, और हम ये चाहेंगे कि इस पूरे मामले की ईमानदारी से और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच हो कि कहीं कोई इनोसेंट ना फंस जाए। और जिस घर के बाप दादा ने देश की स्वतंत्रता में भूमिका निभाई हो, ताम्रपत्र पाया हो, उसका चिराग, इकलौता चिराग जेल की सलाखों में सिर्फ इसलिए न फंस जाए क्योंकि जांच गलत तरीके से हुई है। कैमरा जर्नलिस्ट राहुल राय के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, मेरठ।